दौर यहां पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं दामोदर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को यह भी बताऊं कि ऐसा पहली बार मौका नहीं है जब इस्माइल कानी पर इस तरह से एलिगेशंस लगे हों। उसके कई रीजंस रहे हैं। जिस तरह से अभी यहां पर जिक्र किया डीके गुप्ता जी ने नसरुल्लाह की मौत का, दरअसल हिजबुल्लाह का लीडर जिस दौरान नसरुल्लाह की मौत हुई 2024 में, बताया जाता है कि उससे ठीक उस मौत के कुछ देर पहले ही मीटिंग करके निकले थे खासतौर से इस्माइल कानी। और उसके बाद में हमास लीडर इस्माइल हनिया की भी जब मौत हुई तो इस दौरान भी बताया जाता है वहां पर फुटप्रिंट्स थे इस्माइल कानी के, लेकिन तब भी वो बच निकले। 2025 से 26 के दरमियान कई बार ऐसी सिचुएशंस बनी जब ईरान पर हमले हुए या फिर जो अलग अलग प्रॉक्सीज हैं उनके अगर लीडर्स मारे गए, उनकी मौजूदगी इस्माइल कानी की रही, लेकिन वो वहां से एस्केप कर जाते या फिर बच जाते। तमाम अलग अलग सिनेरियो जरूर बन रहे थे। जी दामोदर जी। नैना, देखिए आजकल युद्ध ना सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, ना बॉम्ब से लड़ा जाता है। एक और बहुत शातिर हथियार होता है जिसे बोलते हैं नरेटिव वॉरफेयर। आप देख सकते हैं ये सब चीजें जो मैं समझ रहा हूँ, ये सीनियर लीडर को इस तरह से पोर्ट्रे करना, ये मिसट्रस्ट क्रिएट करना उनकी रैंक और फाइल में, शत्रु के खेमे में खलबली मचाना और उनके ऊपर डिस्ट्रस्ट होना कि इस तरह से ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ईरान से बेहतर कहीं भी इस तरह की जानकारी होगी। अगर उनके पास कुछ इस तरह के इनपुट होंगे तो अब तक उनको सार्वजनिक तौर से कहना चाहिए था, या कोई सजा होती या उन्हें अरेस्ट किया जाता। तो ये चीज जो इस तरह से की जा रही, ये एडवर्सरीज की, उनके ईरान के एडवर्सरीज जो है लेकिन ये उनके द्वारा खबर भी आई फैलाई थी गई। दामोदर जी कि आईआरजीसी ने बेसिकली अरेस्ट किया और उनका, और ये भी हालांकि मोसाद की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था कि, और ये कहा गया कि भाई कानी इज नॉट आवर स्पाई। और वही आपने कहा नैरेटिव वॉर जिस तरह से या साइकोलॉजिकल वॉर नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर बाकायदा। तो कई लोग लिख रहे हैं 9 जान लेने वाला कमांडर, सभी दुश्मन मरते हैं पर वो बच जाता है। इस तरह के हैशटैग्स चल रहे हैं अब तो। जा सकता है आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छिपा। आपने कहा ना कि मोसाद ने पब्लिश किया था, तो मोसाद अगर किसी के बारे में कुछ भी लिखेगा तो डेफिनेटली लोगों का डाउट उसके ऊपर होगा, चाहे वो हाँ लिखे या नकारात्मक बात लिखे या सकारात्मक बात लिखे। तो इस तरह की खबरें युद्ध के टाइम पे अक्सर चलाई जाती हैं और हमने अपने देश में भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी, इससे पहले भी अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं। कारगिल वार के टाइम पे भी हम लोग जब थे तो हमने सुना है अपने सीनियर से, और ये बातें ऐसी फैलाई जाती है। मैं इन चीजों को अभी तवज्जो नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर ऐसा कुछ भी होता, इतने सीनियर लीडर के बारे में अगर कोई पुख्ता सबूत ईरान के पास होते तो अब तक ये चीजें बिल्कुल ईरान की तरफ से भी सामने आ जाती। तो ये चीजें अफवाह हो सकती है। हाँ, फील्ड लेवल में कुछ कमांडर जरूर कॉम्प्रोमाइज किए होंगे मोसाद ने, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से वो प्रिसाइज स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस तरह से यूएस प्रिसाइज स्ट्राइक कर रहा है, फील्ड लेवल पे जरूर कुछ ना कुछ रैंक एंड फाइल्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, इसमें मेरा कोई शक नहीं। लेकिन सीनियर लीडरशिप में इस तरह से कानी के बारे में बोलना, ये सब बातें करना, मुझे लगता है ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हाँ, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, ये भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से ईरान में भावनात्मक तौर से ईरानियन को मैंने फॉरेन अपॉइंटमेंट के दौरान मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा कि जितना वो भावनात्मक लगाव रखते हैं, और इतनी सीनियर लीडरशिप, आईआरजीसी को जब से पता लगा मोसाद वहां पेनिट्रेट कर रहा है, लगातार सीनियर लीडरशिप को वाइप आउट कर रहा है, तो जरूर उन्होंने ये सब चीजें तफ्तीश की होगी, पूरी जांच की होगी। अब हालांकि ये मुझे लग रहा है कई स्पेकुलेशंस हैं, नैरेटिव वॉर है, लेकिन आखिर वो किस रूप में आगे बढ़ता है ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब कई बार एक परिस्थितियां अगर इस रूप में नजर आती हैं, और उन परिस्थितियों में जहां पर कहीं पर एलिमिनेशन होता है या फिर ये कहा जाए अटैक होता है, उस जगह पर इस्लाम कानी या तो कुछ समय पहले या फिर उनके कहीं ना कहीं फुटप्रिंट्स नजर आए, तो ये एक बड़े लोगों को जरूर मन में संदेह आ रहा है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं। ईरान सुप्रीम लीडर अराफी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। बड़ी खबर, बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है, ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर का। अब अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ईरान ना झुका है और ना ही झुकने वाला है। अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा तक नहीं है। ये बात, ये कहा जाए नए कमांडर अराफी जो अब कमान संभाल रहे हैं, खासतौर से ईरान की नए सुप्रीम लीडर, उनकी तरफ से बात कही गई है। और देखिए यही एक इंफॉर्मेशन का दौर, कई बार वो मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन बन जाती है। कुछ समय पहले हमने वही देखा था, अराफी को लेकर भी कई बातें कही जा रही थी कि जैसे ही कमान संभाली एक बार इजराइल और अमेरिका ने उन्हें भी टारगेट किया। लेकिन इसमें कोई दौर आए नहीं कि जिस दौर में अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, उसमें ऐसा कोई शक नहीं कि अभी जिस तरह से परिस्थितियां हैं, खबरें कई बार भरोसेमंद या नैरेटिव सेट करने वाली जरूर नजर आती हैं। हालांकि मैं जल्दी से दामोदर जी से 30 सेकंड का इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। दामोदर जी, वही बात है, कई बार ये दौर ऐसा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और अराफी को लेकर भी कुछ समय पहले ऐसी खबरें थी। बिल्कुल, मैं इस बात पे, नैना, अगर ऐसा कुछ भी होता है, इतने सीनियर लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाने से पहले ईरान खुद इन चीजों की जांच परख कर चुका होगा, और उनको ऐसे नहीं
फोर्स का कमांडर बनाया हुआ 2020 के बाद से लगातार वो कुर्द फोर्स का नेतृत्व करते आ रहे हैं। जी तो अगर जी। ऐसा कुछ भी होता तो उनकी नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठते, ईरान वहां पे उन्हें हटा देता। हम यहाँ बैठ के मीडिया में इस तरह से बातें करना, मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि हम एडवर्सरीज की और इंफॉर्मेशन को ही और फैला रहे यही हैं। बात है कि कई बार कई ऐसी खबरें दरअसल वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न मीडिया द्वारा प्रायोजित ज्यादा। होती है, अमेरिका, बिल्कुल। या फिर वो एक प्रोपोगेंडा जरूर यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। लेकिन शिवदान जी, एक बात मुझे जरूर यहाँ पर समझना होगी। एक तरफ अभी कुछ समय पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना, उन्होंने कहा कि भाई ईरान चाहता है बातचीत करना, लेकिन हमने कहा बातचीत नहीं होगी। आराफी कह रहे हैं कि अब अमेरिका रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, अब बातचीत का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक और बड़ा दिलचस्प एंगल यहाँ पर सर सामने आया, ज़ेलेंस्की की तरफ से कुछ समय पहले बातचीत ये आई थी, उन्होंने कहा कि आप मेरा सपोर्ट करो और मैं फिर नाटो को एक तरह से हस्तक्षेप करूंगा या फिर ये मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप करूंगा कि भाई आप वहां पर युद्ध ना करवा पाए। देखिए, ऐसा है कि जब से खुमैनी की जो हत्या हुई है, अब उनके लिए एक प्रेस्टीज इशू बन गया ईरान के लिए कि अमेरिका से खुमैनी की हत्या का बदला लिया जाए। अब पूरे देश को यह दिखाया जाए कि देखो हमने अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लिया है। तो इसलिए दुर्भाग्य से ईरान ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो युद्ध को बंद नहीं कर सकता जब तक कोई सब्सटेंशियल उसको कुछ गेन नहीं मिल जाता, जिसमें से अमेरिका के किसी ठिकाने को बर्बाद ना कर दे या और नुकसान अमेरिका को ना पहुंचा दे, तब तक वो अपने देशवासियों को नहीं दिखा सकता कि देखो हमने अमेरिका को सबक सिखा दिया है। इसलिए न चाहते हुए भी ईरान अब बर्बादी कगार पर पहुंच गया है। ये युद्ध को और भी आगे बढ़ाएगा और इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल दोनों इस पर और भी ज्यादा बमबारी करेंगे और मिसाइलों से, रॉकेटों से, ड्रोनों से हमला करेंगे और ईरान को चुन चुनकर खत्म करेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमास के चीफ को भी ईरान में मारा गया था, हिजबुल्लाह के चीफ को भी ईरान में मारा गया था, पिन पॉइंटेड उनको अटैक हुआ था। तो ये काफी दिन से ये चर्चा में है विषय कि ईरान के अंदर जो मुसाद की इतनी जड़ बैठी हुई है कि वो ईरान की पूरी इंफॉर्मेशन मुसाद के पास पहुंच जाती है। तो इसलिए इजराइल इतना दूर बैठकर भी इतना इफेक्टिव तरीके से ईरान जैसे बड़े देश से टक्कर ले रहा है और उसको उसकी जगह पर से हिलने नहीं दे रहा है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में मुसाद के काफी एजेंट फैले हुए हैं और भविष्य में भी जो है मुसाद जो है पिन पॉइंटेड हमले ही करेगा ईरान के अंदर। इसलिए जो है इजराइल का मोराल अप है और अमेरिका भी होपफुल है कि वो ईरान को सबक सिखा देगा और सिखा दिया। खुमैनी की हत्या के रूप में उन्होंने पूरे ईरान को दिखा दिया है कि कितने इफेक्टिव हैं हम और पिन पॉइंटेड करके मारेंगे। इसमें कोई शक नहीं सर। और खासतौर से मोसाद की इंटेलिजेंस की जो बात हम कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूं, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये पता चलता है कि मोसाद पिछले काफी लंबे वक्त से ईरान पर नजर बनाए हुए था कि किस रूप में वहां के चाहे बात सीसीटीवी कैमरे के जरिए हो, मोबाइल नेटवर्क के जरिए हो, हर चीज की ट्रेसिंग मोसाद तक पहुंचती थी। इवन खासतौर से जिस जगह पर ये कहा जाए मूवमेंट होती थी, खासतौर से नहीं उनके बॉडीगार्ड्स या फिर उनके जो करीबी हैं, उनकी भी पल पल की खबर मोसाद के पास में थी। इंतजार किया जा रहा था वक्त का। लेकिन डीके गुप्ता जी, जो सवाल मैं खासतौर से ज़ेलेंस्की वाला पूछ रही थी, दरअसल वो ये था कि अब ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने एक तरह से ऑफर किया है कि ऑफर यह है कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में आप सीज फायर करवाओ 1 महीने का और मैं आपको मिडिल ईस्ट या फिर ईरान को एक तरह से ईरान के ड्रोन से आपको बचाऊंगा। क्या ज़ेलेंस्की का ये जो ऑफर है वो कहीं से वाजिब लगता है या ये लगता है कि वो अमेरिका के प्रति एक तरह से उनकी नाराजगी है? जी जी, मुझे कुछ इसमें कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं दिखती है और जेलेंस्की इस समय खुद वन टर्न प्रेसिडेंट हैं और एक प्रकार से कहें तो चुने हुए प्रेसिडेंट भी इस समय नहीं है और जो खुद जो है नाटो और जो अपने यहाँ ड्रोन को नहीं बचा पा रहे हैं रसिया से, वो ईरान के युद्ध में क्या अपना पार्ट निभाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अभी उनको कुछ चीजें हैं ताकि उनसे भी संपर्क साधेंगे वेस्टर्न कंट्रीज वाले कि कैसे तुम्हारे लिए हमने इतना किया तो हमारे लिए तुम ईरान के लिए क्या करोगे। अब वो चीज अंदर अंदर चल रही होंगी, बार्गेनिंग चल रही होगी, क्योंकि नाटो और यूरोपियन जो यूनियन जो है किसी को जल्दी छोड़ता नहीं है। जी
जी जी, डीके गुप्ता जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती चलूं। बड़ी खबर आई है, इजराइल पर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने दरअसल इजराइल पर बारूदी प्रहार किया है। मिसाइल हमले के बाद में इजराइल में जमकर तबाही है। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में यहां पर मिसाइल गिरने की खबर सामने आ रही है और ये मान के चलिए कि लगातार ये तबाही और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। इस बीच एक और खबर ये भी बीच में कुछ समय पहले आई थी कि ईरान अब लगातार इजराइल के ऑयल रिफाइनरीज पर बड़े हमले कर रहा है। अब ऐसे अलग अलग इलाकों पर हमले करके ईरान ये मैसेज देना चाहता है इजराइल को कि वो कहीं से कहीं तक कमतर नहीं है। डीके गुप्ता जी, बात अपने आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इस बारे में भी जरा बताइएगा कि ईरान कैसे इजराइल पर अभी भी वज्रपात कर रहा है। अब रिहायशी इलाकों को भी ये कहा जाए कि टारगेट किया जा रहा है या फिर वो मिसगाइडेड वे में हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब ऑयल रिफाइनरीज, जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, इजराइल की लाइफलाइन मानी जाती थी, उसको पूरी तरह से तबाह करने पर उतारू है। देखिए, अगर ईरान का हम लें तो आप पिछला भी युद्ध देख लेंगे तो ईरान के लगभग 60 to 70 to 80% मिसाइल जो है सिविल एरिया में गिरी थी, जहां हॉस्पिटल में गिरे थे इजराइल की। और इजराइल और अमेरिका, मैं बता दूं, प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहे हैं। वो घबरा के स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। उनके हर स्ट्राइक के पीछे एक इंटेल है, एक उनके पास एक मिशन है। दो तरह के इनका टारगेट है इसमें, अमेरिका के और इजराइल के। एक तो है पॉलिटिकल टारगेट है, जिसमें कि रेजिम चेंज कैसे किया जाए, उसके लिए अंदर से सीआईए काम कर रही होगी। दूसरा उनके पास है किस तरह से बेस सिस्टम को कमजोर किया जाए, जिसकी वजह के लिए निगोशिएशंस हो रहा था। वो निगोशिएशंस क्या था कि इनके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको कैसे हम नेस्तनाबूद करें, जो 10-20 साल पीछे चले जाएं। इनके जितने भी परमाणु के जो संस्थान हैं, जहां पे इनके साइट्स हैं, उनको किस तरह के, आज इसलिए नेत्रराज में आज अटैक भी हुआ है, कल शाम को हुआ था। तो और किस तरह से ऐसे सिस्टम बनाए जाए, ऐसे टूल्स बनाए जाए, जिस तरह से ये जो एक्सिस जो इनके जो है रेसिस्टेंस है, जो हमास है, हिजबुल्लाह, इनको किस तरह से ईरान अब अगली बार सहायता न करे। तो इस तरह से दो मोर्चे पर मुझे लग रहा है कि ईरान, यूएस और इजराइल काम कर रहे हैं। और जितने भी अगर मैं ट्रांजेक्टरी का लूं, अगर जितनी भी मिसाइल्स दागी जाती हैं, उसमें से कम 40 से 45% मिस फायर जाती है। मिस फायर का मतलब, जैसे अगर हम लोकल भाषा में बोले वैसे देखें तो टारगेट को नहीं पकड़ पाती हैं वो। तो ऐसी जगह अब इनके पास एक चीज और देखिए, इतने अटैक इन्होंने मिडिल ईस्ट में किए हैं ईरान ने, लेकिन आप कहीं भी देखेंगे कि एक भी बिल्डिंग धराशायी नहीं हुई है। कहीं पे आग लगी है, कहीं पे कुछ हुआ। इनके जो थके हुए से हथियार हैं, जिस पर अटैक हो रहे हैं, सऊदी अरबिया के अंदर हो रहे हैं, यूएई में हो रहे हैं, अबू धाबी में हो रहे हैं, सब जगह। लेकिन आप कहीं पर भी, अगर कतर का एक जो ऑयल रिफाइनरी का एक यूनिट जो है आग लगी है, उसके अलावा और इन्होंने कोई बड़ा सा नहीं। लेकिन अभी तक इजराइल ने प्रिसिशन स्ट्राइक करके कम से कम 7 से 8 लोगों को मार दिया है। उसमें एक दुखद बात है कि लड़कियों का एक स्कूल था, लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ से स्टडी नहीं कर सकते कि वो लड़कियों का स्कूल था कि लड़कियों को शील्ड किया गया था। तो ये सारी चीजें तो बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक होती है, और हर स्ट्राइक के पीछे टारगेट है कि मुझे ये अचीव करना है। लेकिन ऐसा ईरान के साथ नहीं है। भी ये मान के चले कि आम जनता का पर तो प्रभाव पड़ा है, आम जनता की तो जान गई है, इसमें कोई शक नहीं। अब अक्सर युद्ध में वही बातें, कभी अच्छी खबरें आती नहीं है, और जब ऐसे ये कहा जाए कि मिस टारगेट जब इस तरह के हमले हो जाते हैं तो उसे कोलैटरल डैमेज का नाम दे दिया जाता है। वेल, इस बीच में अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दूं, ईरान में यूएस और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। जिस रूप में खामनेई की मौत हुई, उसके बाद से ही भारी संख्या में सड़कों पर लोग उतर कर आए हैं। बताया जा रहा है रात में 2 बजे भी ईरानी नागरिकों ने विरोध किया खामनेई की हत्या के खिलाफ। ये कहा जाए कि अब लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।